हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग खत्म करेंगे इकोनॉमिक्स को वन शॉट में, क्योंकि हमारा जो लास्ट पेपर है बोर्ड एग्जाम का वो है एसएसटी का, हिंदी के एग्जाम खत्म होने के बाद। तो इस जो टाइम पीरियड आपको मिला हुआ है, इस टाइम पीरियड में कैसे आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हो, यानी कि अपने प्रिपरेशन कैसे धार लगा सकते हो। और वो धार लगाएंगे हम लोग साथ मिल के, पहले का पढ़ा हुआ और इसके साथ साथ इसका जो तड़का लग जाएगा वन शॉट का, तो परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इंटरेस्टिंग वे में हम लोग खत्म करेंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ करके। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम डेवलपमेंट है। अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्री एग्जिस्टिंग जो भी आपका कंडीशन है उसमें कुछ बढ़िया पॉजिटिव चेंज को डेवलपमेंट बोलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो पहले का आपकी चीजें हैं उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। पहले की अगर कोई चीज है, कोई कंडीशन है मेरा और उसमें कोई खराब चीज हो रहा है, तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। अलग अलग इसमें आप जब इकोनॉमिक्स का बुक खोलोगे, सेकंड पेज अगर आप आते हो, तो देखोगे डिफरेंट पर्सन्स का, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का, डिफरेंट जेंडर का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। क्या पॉसिबल है कि अर्थ पे इतने सारे लोग रहते हैं और हर सारे लोगों का एक मतलब कॉमन डेवलपमेंट गोल पॉसिबल नहीं? डेवलपमेंट गोल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर कोई मतलब बाइक परचेज करना चाहता है, कोई कार परचेज करना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो डेवलपमेंट गोल ऑलवेज वेरी करता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर क्या है पॉइंट, डेवलपमेंट डज नॉट मीन द सेम थिंग टू एवरीवन। अभी आपको बोले थे कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए एक जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। सिंस लाइफ सिचुएशन डिफर, क्योंकि अलग अलग लोगों का लाइफ सिचुएशंस अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा है विलेज साइड में, उसको पढ़ने लिखने का राइट नहीं मिल पा रहा है या उसके पास कॉपी किताब नहीं है, तो आप बताइए उस बच्चे की पढ़ने की इच्छा है, तो पहले बुक्स और कॉपी परचेज करेगा या पहले वो लेविस लाइफ स्टाइल के लिए अच्छी बाइक परचेज करेगा? जाहिर सी बात है कॉपी और वो पेन परचेज करेगा। तो डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है, इस बात को माइंड में लॉक कर लेंगे। पीपल सीक व्हाट फुलफिल्स देयर कोर डिजायर्स लाइक सिक्योरिटी और इक्वालिटी। मतलब लोग को क्या कि लोग सिक्योरिटी और इक्वालिटी को प्रेफर करते हैं, सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी वाली बात है। और आपको बस सैलरी दे दिया जाए कि हाँ सैलरी आपके पास बहुत ज्यादा है, अभी आप जाकर के सीरिया में रहो, तो इम्पॉसिबल नहीं है। हर चीज पैसा नहीं होता। इस चैप्टर में एक और चीज देखेंगे हम लोग, पैसे से आप हर चीज परचेज नहीं कर सकते हो। फार्मर गोल्स, अच्छा फार्मर का क्या गोल हो सकता है? और फार्मर में भी डिफरेंट, जो प्लेस के फार्मर है उनका डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पंजाब के फार्मर की बात करें, तो पंजाब के फार्मर का डेवलपमेंट गोल होगा कि उनके जो क्रॉप्स है उसका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो ज्यादा मिले। लेकिन इमेजिन करो कि नागालैंड में कोई क्रॉप्स ही नहीं हो रहा है, तो उनका डेवलपमेंट गोल अलग होगा। उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि कम से कम वो पहले क्रॉप्स उगाए। उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में पंजाब और हरियाणा जैसा क्रॉप्स नहीं है, और उसके पास उतना नहीं हार्वेस्टिंग होता है। तो पहला उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि वो हार्वेस्टिंग की सिचुएशंस डेवलप करे। अच्छा, महाराष्ट्र में हम जैसा कि देखते हैं कि इरिगेशन के लिए वाटर नहीं रहता है, तो महाराष्ट्र के जो फार्मर होंगे उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि महाराष्ट्र के फार्मर को इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो जाए। सेम उसी तरह से बिहार, नॉर्थ बिहार के फार्मर जिनके क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं नदियों के द्वारा जब फ्लड आती है, तो इनका डेवलपमेंट गोल होगा कि उन फ्लड के पानी से उनके क्रॉप्स को कैसे बचे। तो देखिए फार्मर फार्मर में वेरी कर रहा है, प्लेस टू प्लेस अलग फार्मर, अलग रिक्वायरमेंट है। इसीलिए एक चीज स्पष्ट माइंड में लॉक कर लीजिए, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। लेबर्स गोल, लैंडलेस रूरल लेबर्स often want more work days, better wage and more equal rights। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप अर्बन रीजन में अगर आप शहर में रहते हो, तो कोई चौक पे देखते होंगे, लेबर चौक उसको बोलते हैं। जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ जस्ट बगल में हनुमान नगर, तो वहां पर मॉर्निंग में बहुत सारे लेबर लोग एक जगह इकट्ठा रहते हैं, और वहां से जिनको वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है वो लेकर के उनको जाते हैं। तो लेबर चौक इसको बोलते हैं, और जाहिर सी बात है कि उनको 365 डेज वर्क नहीं मिल सकता, परमानेंट वर्क उनको नहीं मिलता है। या हम लोग किसी चैप्टर में पढ़े थे क्लास 9th में, सीजनल वर्कर्स। जो फार्मर जो फार्मर्स होते हैं, जो एकदम छोटे फार्मर जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है, या जो लैंडलेस पर्सन है विलेज में, वो लोग अब अगर लेबर के रूप में काम करते हैं, फार्म लेबरर के रूप में काम करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके पास पूरे साल काम नहीं रहता।
उनके पास सोविंग के टाइम पीरियड में अगर हम क्रॉप्स लगा रहे हैं, उस टाइम पीरियड में हार्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको क्रॉप से मतलब वर्क मिलता है। तो उनका तो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। 365 डेज में अगर आदमी 50 डेज अर्न करेगा, वो भी मिनिमम वेजेस अर्न करेगा, तो बताइए परिवार कैसे चलेगा? फैमिली तो नहीं चल पाएगी। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि उनको थोड़ा वेजेस अच्छा मिले, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको पूरे साल काम मिले। वुमेन का ये डेवलपमेंट गोल क्या होगा? जैसे इंडियन जो सोसाइटी है, इसमें ट्रेडिशंस कल्चर को ज्यादा प्रीफर करने के कारण या जो भी इसके पीछे रीजन हो, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रहा है। महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं मिलता है। महिलाओं को पढ़ने लिखने का राइट नहीं मिलता। महिलाओं को उतनी फ्रीडम नहीं है जितना बॉयज़ को है। जैसे मान लीजिए अभी मेरे को मन किया, मैं अभी बाइक उठाऊँगा और जाकर के मरीन ड्राइव घूम के आ जाऊँगा। लेकिन यही बात, ये सिचुएशन किसी लड़की के लिए टफ हो जाएगा कि वो रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बाइक उठाए और बाइक उठाकर मरीन ड्राइव घूम के आए। तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। महिलाओं का डेवलपमेंट गोल होगा कि उनको फ्रीडम मिले, बॉयज़ के इक्वल फ्रीडम मिले। बॉयज़ को जितनी पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उतना महिलाओं को भी पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये उनका डेवलपमेंट गोल होगा। और उम्मीद करता हूँ कि स्पष्टता आ गई होगी इस चीज़ को लेकर के कि डेवलपमेंट गोल क्या होता है और डेवलपमेंट गोल कैसे वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। Achha, two things are quite clear. One, different persons can different development goals, and two, what may be development for one may not be development for others. अच्छा, एक चीज और, अभी तो देखें हम लोग कि एक पर्सन का डेवलपमेंट गोल दूसरे पर्सन के डेवलपमेंट गोल से टोटली अलग होता है। लेकिन एक बात बताओ कि क्या एक का डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं होगा? तो दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट गोल होगा। लेकिन उसकी सारी डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए सारा वो डेवलपमेंट गोल हो, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, higher income, most individual priorities increase income as it meets basic needs like food, shelter, and education. It enables access to better opportunity and reduces poverty risk. अच्छा, अगर किसी को हाई इनकम की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो हाई इनकम करेगा ताकि उसको फूड, शेल्टर, एजुकेशन को लेकर के जो फाइनेंशियल इश्यूज हो तो वो ना हो, और उनकी पॉवर्टी जो रिड्यूस है वो आसानी से हो जाए। पीपल, जैसे और भी लोग का जो डेवलपमेंट गोल होगा, पीपल सिक्स जॉब सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड फेयर वेजेस रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और बैकग्राउंड। आप किस बैकग्राउंड से, आपका जेंडर क्या, ये मैटर नहीं करता। आपको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब आपको ऐसा नहीं कि कोई आपके जॉब से आपको दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दे। नहीं, आपको जॉब सिक्योरिटी है, आपकी डिग्निटी, आपकी आत्मसम्मान प्रोटेक्ट हो रही है, आपको फेयर वेजेस मिल रहा है, और आपको जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। दिस दिस फॉस्टर्स रिस्पेक्ट एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन इन वर्कप्लेस। या कोई महिला है या कोई पर्सन है, उसको उसके कास्ट, उसके रेशियल जो प्रेजेंस है, उसको लेकर के किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये चीज एश्योर्ड होनी चाहिए। फैमिली वेलबींग, बहुत सारे लोगों की डेवलपमेंट गोल होता है कि उनकी फैमिली अच्छी रहे, include health, education, security, and family members. Safe environment and equality schooling rank high along financial gains. अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अच्छी खासी इनकम है, तो अच्छी खासी इनकम है तो आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में रख रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो। आपके पास थोड़ी कम इनकम, थोड़ी कम मतलब क्वालिटी के स्कूल में, आपके पास एकदम बिल्कुल इनकम नहीं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास अर्निंग आएगी तो आप अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले करोगे। ठीक है? तो फैमिली वालों को भी लाइफस्टाइल क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे कि द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। अच्छा, इसमें रेशियो दिया गया है। कैसे हम मानेंगे कि एक कंट्री डेवलप है, दूसरा कंट्री डेवलपिंग है, तीसरा कंट्री मतलब अनडेवलप्ड है? तो डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए आपकी पर ईयर जो पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए $49,000 के आसपास होनी चाहिए, तो आप डेवलप कंट्री है। ठीक है? अगर आपका टोटल इनकम अभी वो करंट 2023 में वो बढ़ा हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
यहाँ पर है कि पर एनम आपका 63,400 है, तो आप हाई इनकम कंट्रीज है। लो इनकम कंट्रीज मतलब 2400 से कम है, तो लो इनकम कंट्रीज है। इंडिया बॉर्डर लाइन पे लाइज करता है। इंडिया लो मिडिल इनकम्स, और इंडिया का पर कैपिटा जो इनकम है 10,030 पर एनम। लिमिटेशंस एवरेज हाइट डिस्पैरिटीज फॉर एग्जांपल, मतलब इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी है, तो याद रखोगे हाई इनकम, लो इनकम और मीडियम इनकम होते हैं। और एक सारा डेटा कौन रिलीज करता है, तो सारा डेटा वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, जो सारे फाइनेंशियल इश्यूज सबको देखता है। जो पुअर कंट्री है उनको लोन भी प्रोवाइड करता है। और पुअर कंट्री मतलब वो कौन सा कंट्री है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास वो अपना कटोरा लेकर के चला जाता है। और आप जानते हैं हमारा पड़ोसी है, ज्यादा बातें नहीं तो विवाद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई बोलते हैं, या हम अगर इसको एचडीआर लिख दे तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एचडीआर का मतलब क्या होता है? हाई, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक किन चीजों को कंसीडर करता है? एक क्वेश्चन आता है, एक कंसीडर करता है एजुकेशन को, हेल्थ को, पर कैपिटा इनकम को, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को। इस सारी चीजों को देख करके एक रैंक रिलीज की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखोगे। यूएनडीपी रिलीज करता है लिस्ट, और उसके अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, इस हेल्थ, इस सारी चीजों को लेकर के यूएनडीपी एचडीआई कंबाइंस पर कैपिटा इनकम। किस चीज को कंबाइन करता है? पर कैपिटा इनकम को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस पे हम लोग चर्चा किए थे क्लास 9 में, ये चीज दिया हुआ है कि इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्स 72 ईयर्स है, और सबसे ज्यादा जो है मोनाको का है, यूरोप में एक छोटा सा कंट्री, फ्रांस के बगल में, 86.5 ईयर। एंड मीन स्कूलिंग ईयर्स ऑफ द रैंक कंट्रीज, मतलब आपका वो स्कूलिंग ईयर क्या है, कब से कब आप पढ़ रहे हैं, आपको आपके यहाँ मतलब लिटरेसी रेट क्या, लिटरेसी रेट को भी कंसीडर करता है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को भी कंसीडर करता है, ये सारी चीजें। इंडियाज 2021-22 एचडीआई रैंक इज 132, श्रीलंका 73, लीड्स नेबर्स डिस्पाइट लोअर इनकम। अच्छा, श्रीलंका जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, लास्ट के 2 साल में हम देखेंगे श्रीलंका का इकोनॉमिक कंडीशंस काफी डाउन हुआ है, और जिसके कारण श्रीलंका अभी काफी बॉटम पे चला गया है। तो श्रीलंका और बांग्लादेश से कंपेयर करके हम अपनी कंट्री का इज्जत खराब नहीं करेंगे। Bangladesh and Nepal surpass India life expectancy 72.4 and 68.4 वर्सेस 67.2 years। ये पुराना डेटा है, आपको डाउट हो आप करंट चेक कर सकते हो। अच्छा, मान लीजिए कि इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 67.2 ईयर्स है, तो यहाँ पर बांग्लादेश का 72.4 और 68.4 जो है वो नेपाल का है। एचडीआई प्रायोरिटीज पीपल ओरिजिनेट प्रोग्रेस ओवर इनकम एलोन। मतलब इसके अलावा आपकी इनकम्स, पर कैपिटा, ये सारी चीजें भी एसडीआई या एसडीआर रिपोर्ट कंसीडर करता है। रिलीज इसको यूएनडीपी करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हम डेवलपमेंट करेंगे तो इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए, बिना रिसोर्स का यूज किए हुए आप किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। रिसोर्स तो यूज करेंगे, बट रिसोर्स को जुडिशियल वे में यूज करना पड़ेगा। रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जब है तभी हम यूज करेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं हम उसका यूज नहीं करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स नीड balance used to avoid depletion. Sustainable development meets present needs without harming future generations, addressing environmental degradation that crosses borders. Environmental degradations नहीं करेंगे फ्यूचर जनरेशंस को लेकर के, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्स है, मान लो, रिसोर्स तो जैसा हम जानते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका बायोटिक, दूसरा अबायोटिक होता है, एक एग्जॉस्टेबल, एक दूसरा नॉन एग्जॉस्टेबल होता है। ठीक है। इसके अलावा एक रिन्यूएबल होता है, दूसरा नॉन रिन्यूएबल होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे नहीं फोकस करेंगे। ठीक है। और करेंगे भी तो एकदम मिनिमम यूज करेंगे, क्योंकि उसका स्टॉक लिमिट है। और जो कंट्री, याद रखो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया एक ये भी है, जो कंट्री अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को के लिए जितना ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स पे डिपेंड है,
वो कंट्री उतना डेवलप माना जाएगा। Current development overuse resources like groundwater, 300 Indian districts declining and non-renewable crude oil world reserve last 50 years। मतलब दुनिया में जितना भी ऑयल का रिजर्व पॉइंट्स है वो लास्ट के 50 साल में खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, हमारे सक्सेसर क्या चलाएंगे फिर? मे बी पानी से चलने वाली गाड़ी हो जाए। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्स नीड बैलेंस यूज टू अवॉइड डिप्लेशंस। रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करेंगे, बैलेंस यूज करेंगे तो इससे हम डिप्लेशन से बच सकते हैं। डिप्लेशन मतलब जिसमें मात्रा कमी हो जाती है कोई भी चीज है, जैसे कि ऑयल का डिप्लेशन हो रहा है, ऑयल की कमी हो रही है, ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है, फर्टाइल सॉइल की कमी हो रही है, तो उसको हम डिप्लेशन कंसिडर करेंगे। Sustainable development meets present needs without harming future generations, addressing environmental degradation that crosses the border। और ये क्या करता है, environmental degradation से भी हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अभी तो टू कंपेयर हम लोग कंट्री किए हुए हैं कि अगर कंट्री को कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। टोटल इनकम अनसुटेबल वेरीज बाई पॉपुलेशन साइज। पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम स्लैश टोटल पॉपुलेशन को हम पर कैपिटा इनकम कंसिडर करते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की क्या हर किसी को के पास वो बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने वाली चीजें हैं। और हेल्थ एंड एजुकेशन, और कौन कौन सी चीज, हेल्थ है, एजुकेशन है, आईमार है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, और इसको लेकर के आगे चर्चा चलेगी। अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशियो, बच्चे कितने पढ़ने जा रहे हैं और नेट अटेंडेंस रेशियो कंसीडर करता है। अच्छा, एक चीज और इसमें आ रहा है बालक, एक फॉर्मूला है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, याद रखोगे। और इसमें एवरेज, जैसे मान लो कि आपका बीएमआई 25 आ रहा है तो आप अगर एडल्ट हो तो आपका बीएमआई लगभग सही है, लेकिन उससे कम आ रहा है, एज टू एज वेरी करता है। बीएमआई होता क्या है, याद रखोगे, बीएमआई जो है वो वेट बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है, इन मीटर स्क्वायर, इसको आप समझ लोगे। ठीक है, हाइट का, हाइट का मीटर स्क्वायर, और उसके बाद वेट। जैसे कोई पर्सन है मान लो 75 kg का, और उसकी हाइट जो है वो कितना है, 170 है, तो 170 सेंटीमीटर हाइट हुआ। तो इसको अगर मीटर में कंसीडर करेंगे हम तो 70 कितना होगा, 75 बाई 1.70। मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके 1.70। अच्छा इधर 75 बाई 1.70 इंटू 1.70 कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 12.95 आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अप्रोक्स 12.95 आएगा। और इस तरह से 25.95 आएगा, और इस तरह से हम कहेंगे कि ये आदमी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है। अगर ये अपना खाना ये सब कंट्रोल करेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा, ये मोटापे से बच सकता है भाई। और मोटापा मतलब डिफरेंट बीमारी का घर। हाँ, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, तो याद रखोगे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है पर थाउजेंड कितने बच्चों की डेथ हुई, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट शो करता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के रैंक में सबसे आगे केरला है, जहां पर लगभग 13 to 14 बच्चे की डेथ होती है। और सबसे कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब सबसे ज्यादा लोग जो मरते हैं बच्चे, इन्फेंट मतलब बच्चे 0 to 2 years तक के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं। तो उनकी नेचुरल डेथ कितनी होती है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को शो करता है। याद रखोगे, जैसे बीवी पति से लड़ गई और बच्चे का गला घोट दी, इमेजिन करोगे एग्जाम्पल, तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कंसिडर नहीं करेंगे। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि आपको कोई एक लैंग्वेज पढ़ना या लिखना आता है तो इसको हम लिटरेसी रेट में कंसिडर करेंगे। और इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो पहले से इंक्रीज करके 77% के आसपास है। अभी भी इंडिया में जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स एजुकेशन काफी कम है बॉयज के कंपेयर में। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि आप एट द टाइम स्कूल में कितना देर पढ़ते हैं।
अगर मान लो कि 250 डेज तक का वर्किंग डे होता है तो लगभग उसमें कितना दिन पढ़ते हो। तो इस चीज को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ये तो हो गया, लिटरेसी रेट भी हम लोग कर लिए। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 14 to 15 ईयर्स वाले, ठीक है, या 15 to 17 ईयर्स वाले कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो शो करता है नेट अटेंडेंस रेशियो। अच्छा, इसमें जैसे पब्लिक इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी काफी इसेंशियल है। चीपर कलेक्शन प्रोविजंस, इसमें गवर्नमेंट जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स एट लोअर कॉस्ट में प्रोवाइड कर देती है। इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करती है, जैसे केरला के पास अच्छा इम्प्रूव लाइफ है। हरियाणा इज बेटर टू एक्सेस, कैन नॉट बी ब्रॉट इंडिविजुअली, cannot be bought individually, can air, safe drinking water, pollution control need community government efforts। बोला कि क्या इन सब चीजों के पोल्यूशन को रोक करके इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करके हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं इस चीज से। इसके बाद हम आ रहे हैं चैप्टर 2 में, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ थ्री सेक्टर्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में चीजें प्रोड्यूस होती है, याद रखो चीजें बनती नहीं, चीजें प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स व्हीट होता है तो व्हीट प्रोड्यूस होता है। The primary sector involves the extractions and productions of raw materials directly from nature. It forms the base of economy by providing essential resource for the other sectors. और ये क्या करता है, essential resource provide करता है other sector के लिए। और वो other sector कौन है, अभी जैसे सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल्स देता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर में आयरन और स्टील का माइनिंग करते हैं, और टर्सरी सेक्टर में आता है। Agriculture includes crop cultivations, livestock rearing and dairy farming, supplying food and raw materials। ये क्या सप्लाई करते हैं, फूड और रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करते हैं। माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स, ओर्स, कोल एंड स्टोन्स फ्रॉम द अर्थ फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइनिंग करके कोल का, स्टोन्स या डिफरेंट जो चीजें उसका हम माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं। फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड हंटिंग, हार्वेस्ट टिम्बर, फिश एंड वाइल्ड लाइफ सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट्स। मतलब सस्टेनेबल, ये यहाँ देखिए जैसे टिम्बर हम गेन करते हैं, फॉरेस्ट से गेन करते हैं टिम्बर, तो टिम्बर भी प्राइमरी सेक्टर में के पार्ट होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर से जो हमारे पास ग्रेन्स आता है वो भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होगा। और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अगर हम सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम बोले तो सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर चीजें मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से आता है, और चीजें बनती है यहाँ पर। रोल इन इकोनॉमी, द सेकेंडरी सेक्टर हैज ए adds value to raw materials, creates employment, contributes significantly into GDP and help diversity of the economy away from dependence on agriculture। मतलब सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा इनकम ज्यादा जनरेट करता है, किससे, प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि एक इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर, ठीक है, और एक फार्मर, दोनों के बीच सैलरी के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो इंजीनियर को अच्छी सैलरी मिलती है, तो उसका जॉब इन्वायरमेंट भी अच्छा, उसको रात में जाकर खेतों का वो इरिगेशन नहीं करना होता। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, और इसमें सर्विसेज प्रोवाइड होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, ये सारे जो है सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल है। सर्विस ओरिएंटेड इन्वॉल्व्स नॉन
tangibles outputs like banking, education, healthcare and tourism meeting consumers and business needs। ये सारी चीजें बनती नहीं, ये सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं होती, ये सारी चीजें बस मीटिंग के थ्रू कंसीडर करते हैं, इसको खत्म करते हैं। मेजर जीडीपी Major GDP contributor in India, it forms over 55% GDP, employing a large workforce in urban access। इनके पास वर्कफोर्स भी ज्यादा है। इकोनॉमिक इनेबलर एंड कंक्वेस्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थ्रू ट्रांसपोर्ट। एक सेकंड वाला। अगर तीनों सेक्टर को हम लोग कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी डिफर इन प्रोडक्शन स्टेज, लेबर नीड्स एंड इकोनॉमिक रोल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है और इसके इकोनॉमिक वैल्यू भी होते हैं। एक्टिविटी में प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजों को। किस चीज से? नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फार्मिंग करते हैं, चीजें प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में चीजें मैन्युफैक्चर होते हैं। टर्शियरी सेक्टर डाइवर्स सर्विसेज, एग्जांपल रिटेलिंग, होलसेलिंग, ये सारे टर्शियरी सेक्टर के एग्जांपल होंगे। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, प्राइमरी यूज अनस्किल्ड रूरल लेबर। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर में कौन काम करते हैं? जो अनस्किल्ड रूरल लेबर होते हैं वही काम करते हैं, एंड सेमी स्किल्ड, थोड़ा कम स्किल्ड होते हैं, वो लोग काम करते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स, टर्शरी स्किल्ड अर्बन प्रोफेशनल्स। जीडीपी शेयर्स इंडियन प्राइमरी 15 to 18%, 25 to 30%, और टर्शरी जो है वो 50%। GDP, total value of goods services produced within a country, example India's factory output including foreign firms। मतलब इंडिया में टोटल कितनी चीजें प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसको जीडीपी बोलते हैं, और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। जीएनपी मतलब टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री, यानी जीडीपी प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज दोनों को ऐड कर देते हैं तो जीएनपी आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रखोगे पर कैपिटा निकालते हैं तो पर कैपिटा निकालने में जीएनपी बाय टोटल पॉपुलेशन ही किया जाता है। और अभी कुछ देर पहले हम लोग कंपेयर किए हुए थे जिसमें बांग्लादेश और केरला से, बांग्लादेश और श्रीलंका से पीछे इंडिया कंसीडर कर रहा था। तो आप उनकी पॉपुलेशन देख लो, आप हमारी पॉपुलेशन देख लो, तो इसमें वेरी करेगी चीजें। GBP output values minus intermediate cost, secondary contributions, example 8 weekly sales for cost। अच्छा, इधर जी जीबीपी क्या होता है, मतलब किसी चीज को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है वो जीबीपी जीबीए शो करता है। अच्छा, हिस्टोरिकल चेंज क्या हो, देखिए हिस्टोरिकल चेंज में आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है। हिस्टोरिकल चेंज में आप जानो कि पहले लोग जो थे वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस थे, स्पेशली प्राइमरी सेक्टर पे। लेकिन अभी क्या है, अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब पे वो प्रॉपर फोकस, क्योंकि अभी प्रॉपरली वो नॉलेज, और सबसे कम पार्टिसिपेशन जो जो देता है वो प्राइमरी सेक्टर है, उसके बाद सेकेंडरी है, और सबसे लास्ट में टर्शियरी सेक्टर है। Initially, early development focused on agriculture and raw materials, surplus food labor and other activities, food labor या different activities में। राइज ऑफ सेकेंडरी, अगर एक चीज और देखोगे कि पैटर्न जो है 1970 1973 में प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा वो शेयर रहता था। किसी भी कंट्री के टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब इनकम कम, आप देख लोगे इनकम इसमें क्या होता है, कम होता है, तो इस चीज को इग्नोर करोगे, ठीक है। बल्कि गवर्नमेंट कैसे जॉब इन पाए,
मतलब जॉब प्रोवाइड कर सकती है। तो गवर्नमेंट प्रमोट एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के लिए वो क्या करेगी, गवर्नमेंट काफी चीप रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, जिसमें विलेज टू विलेज स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं। फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, diversifications, constructions and services like मनरेगा एंड क्विक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। जैसे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, देखो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस रेशियो में इनकम नहीं है, उस रेशियो में इनकम नहीं है तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, इसलिए पर कैपिटा इनकम या डिफरेंट रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। एक चीज और, मनरेगा देख लोगे, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनरेगा है क्या। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को मनरेगा बोलते हैं, 1979 में आया था। वे मनरेगा जो है 2005 के आसपास 630 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रोक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑब्जेक्टिव इनहेंसेस रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट्स क्रिएशन लाइक वाटर कंजर्वेशन एंड रोड्स। मनरेगा के बारे में एक चीज और जान लोगे बालक, मनरेगा जो है वो अप्रोक्स 2005 में आया था और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 100 डेज तक। वन मार्क क्वेश्चन यहीं पर हो गया। और मनरेगा कितने डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, 625 डिस्ट्रिक्ट अप्रोक्स ले लो, तो 625 डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है इंट्रोड्यूस हुआ था। राइट टू वर्क के अंडर में आता है। की प्रोविजंस, वर्क विद इन 5 to 15 किलोमीटर ऑफ होम, माइनिंग वेजेस, जॉब कार्ड्स, इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डिले, ये सारी चीजें हैं। इम्प्लीमेंटेशंस, ग्राम पंचायत मैनेज प्रायोरिटीज वुमेन एट लीस्ट 33% ऑफ एससी एंड एसटी, बैंस कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, महिलाओं का जो वर्क फोर्स यानी काम करने की क्षमता होती है, लेबर साइड पे मैं बोल रहा हूँ, उतनी ज्यादा नहीं होती है। ऐसा मेरा मानना नहीं कि आप सर महिलाओं के राइट के अगेंस्ट में, ऐसा जो इकोनॉमिस्ट है उन लोगों का मानना है। इम्प्लीमेंटेशंस, ग्राम पंचायत यट्स मैंगो में पंचायत मैनेज प्रायोरिटीज वुमेन एट लिस्ट, मतलब महिलाओं को कितना 33% वोट मिलना चाहिए, तो सीट मिलना चाहिए, तब जाकर ये सक्सेसफुल माना जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं, रफली पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर समझ लोगे, जिसमें पेड लीव्स मिलता हो, जिसमें वर्किंग आवर फिक्स होता हो, जिसमें जॉब इन्वायरमेंट अच्छा होता है, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हो उसका, इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड एंड मस्ट फॉलो लॉज विद द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट जैसी चीजों को फॉलो करे। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी उन लोगों को बोला कि वर्कर्स कैन नॉट बी डिसमिस विदाउट द रीजंस, गेट पेंशन ऑन रिटायरमेंट एट 55 to 60 ईयर्स। और उसके बाद वो क्या करे, जॉब सिक्योरिटी उनको मिले, ऐसा नहीं कोई भी उसको मतलब ऐसे बाहर निकाल के फेंक दे। एडिशनल बेनिफिट्स में पेड लीव्स प्रोवी, बोला कि पीएफ जो होता है, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट्स, हॉलीडेज विद पे मतलब हर चीज का, और लिव्स भी अगर कोई छुट्टी पे भी हो तो उसके लिए भी आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये जॉब सिक्योरिटी होता है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, जॉब इन्वायरमेंट सही होता है, इसीलिए लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जस्ट अपोजिट, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानता है, ठीक है। स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रहता है। नो रिजल्ट एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड एज यूनिट्स आर नॉट, वर्कर्स हैव नो जॉब सिक्योरिटी, नहीं इनका प्रॉपर वेजेस मिलता है, रेगुलर लो वेजेस विथ नो बेनिफिट्स लाइक पेंशन और पेड लीव्स, पेंशन और पेड लीव भी इनको नहीं मिलता है। इंक्लूड्स स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेजेस लेबरर्स एंड स्मॉल, जैसे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, या लेबर चौक के बारे में जो समझाते हैं, एक दिन 2 दिन 10 दिन काम नहीं मिला तो फिर तो उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, वेजेस सही होना चाहिए, ये सारी चीजें इनकी मेन डिमांड है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर involves a government owned enterprises
पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, याद रखिएगा। पब्लिक सेक्टर मतलब जिस पे ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, और जिस पे ऑनरशिप किसी इंडिविजुअल को होती है उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एम्स हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स हो गया, बहुत सारे अभी तो एम्स बन गए हैं, बट मेन जो है दिल्ली में। एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल सिटीजन्स, और वहां से ट्रांसपोर्ट कर देंगे सारे सिटीजन्स को। क्रिएट्स स्टेबल जॉब्स एंड सपोर्ट, creates stable jobs and support economic growth through the public projects। ये क्या होता है? Social welfare ensures basic goods like the electricity and moderate rates in reducing inequalities। Inequality reduce होता है इसमें। Economic balance generates resources for development and promotes small। याद रखो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, मतलब बड़ा ही सिंपल सा। पब्लिक सेक्टर में अपने इनकम से ज्यादा गवर्नमेंट का बेनिफिट की बात की जाती है। पब्लिक सेक्टर जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे उसको घाटे में क्यों न रहने दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी का ओनरशिप रहता है, जैसे टिस्को हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे एक आदमी का ओनरशिप है। प्राइमरी गोल इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट वेलफेयर। कभी प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, वेलफेयर करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए नहीं होता। इन इन एक्सपेंसेस examples of IT firms like Infosys, private hospitals, less government regulations compared to the public sector। जैसे आईटी जो है, ठीक है, लाइक इन्फोसिस, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस compared to public sectors। Employment hires based on the birth, no job security, and guarantees like। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं, जिसमें मनी मीडियम एज एक्सचेंज। पैसा जो है वो लेन देन का मेन माध्यम बनता है, और इससे पहले हम जानेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में, जिसमें आप जैसे मान लो आप शू मैन्युफैक्चरर हो, आपको वीट परचेज करना है। एक आदमी मार्केट में ऐसा भी घूम रहा है जिसको वीट परचेज करना है और उसको शू सेल करना है, हमको खरीदना है उसको सेल करना है। तो म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, म्यूचुअली हम लोग जान गए, तो वहां से हम लोग कर लेंगे आसानी से। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पे डिपेंड करता है। अगर जो चीजें हमारे पास है, आपको जरूरत है तो आप लीजिए, नहीं जरूरत है तो फिर वो नहीं ले सकते हैं। अच्छा, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, ठीक है। और मनी से प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गया, क्योंकि जो बार्टर सिस्टम था वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पे डिपेंड करता है। मतलब कहाँ हम खोजने जाएंगे, कितने लोग खोजेंगे कि मेरे पास वीट है, मेरे को शूज परचेज करना है, तो किसी को वीट चाहिए कि उसके बदले में शूज देना है क्या, तब जाकर के होगा। तो बार्टर सिस्टम बहुत सारे लिमिटेशंस थे। ठीक है। बूस्ट ट्रेड efficiency allows specialization and market expansion, और एवरी एवरीवन वैल्यूज मनी इक्वली। मतलब हर किसी को इक्वल मनी का वैल्यू, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पर डिपेंड करता है। आपको जरूरत है, आप परचेज कीजिएगा, आपको वही सेम चीज सेल भी करना है। अच्छा, ये जो 10 और 100 रुपीज नोट्स एक कौन रिलीज करता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं रिलीज करती, आपका जो मेन बैंक है आरबीआई वो रिलीज करता है। और जो चिल्लर है 1 रुपीज ये सबके, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करते हैं। पेपर ऑर्डर टू पे फ्रॉम डिपॉजिट्स। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? कि मान लीजिए बैंक में मैंने पैसा जमा किया, मेरे को जब जरूरत पड़ेगी हम उसमें से निकाल सकते, दिस इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड चेक का मतलब होता है, चेक में अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट किया जाता है, इसमें कैश पेमेंट नहीं करते, अकाउंट टू अकाउंट। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, किसी दोस्त को जरूरत है 50,000 का, बट मैं कोई सोशल नेटवर्किंग साइट मतलब कोई भी वो ऑनलाइन पेमेंट में जो मेथड से उसको यूज नहीं करता, तो हम चेक टू चेक भी अपने चेक से, मतलब वो जो ऑफिसर्स रहेगा वो चेक करेगा, और जिसमें ट्रांसफर करना उसका अगर मैच करता है तो फिर उसको सेंड कर देगा।
डिमांड डिपॉजिट डिमांड के अकॉर्डिंग लोन एक्टिविटीज क्या है याद रखोगे। लोन एक्टिविटीज का मतलब होता है जैसे मान लो एक बैंक हो गया, बैंक को मेन फायदा क्या होता है वो देख लो। अच्छा लोन एक्टिविटीज मतलब मान लीजिए बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, बैंक को मेन प्रॉफिट क्या होता है जब ये सबको दे ही देता है, तो याद रखोगे बैंक जो है इधर, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है जिसके बाद आपको लोन मिल सकता है आसानी से। इनकम, इंटरेस्ट, बैंक रेवेन्यू सोर्सेस, टर्म्स इन इंक्लूड द रीपेमेंट शेड्यूल। चेक क्या होता है, अकाउंट टू अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं उसको चेक बोलते हैं। पेमेंट फैसिलिटीज जो है एक्ट्स एज अ सेफ अल्टरनेटिव टू कैश, इनेबल्स डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट विदाउट फिजिकल मनी। मतलब बिना फिजिकल मनी का एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट हम कह रहे थे उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ड्रॉ, साइंस पे डिपॉजिट्स और इंडोर्समेंट्स इंक्लूड्स डेट इन वर्ड्स फिगर एंड अकाउंट डिटेल्स। इधर मतलब उसमें जो भी क्या क्या उसमें इंक्लूड डेट करेंगे, अमाउंट कितना डालना है, फिगर और अकाउंट डेट, ये सारी चीज। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में और क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर कंडीशंस स्पेसिफाइड इन एवरी लोन्स एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर, लेंडर के बीच में एक डॉक्यूमेंट वर्क होता है। इंटरेस्ट रेट इसमें ज्यादा होता है अगर आप मनी लेंडर से लोन लिए हो तो। कोलेटरल के रूप में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कोलेटरल के बदले में वो आकर के मतलब कोलेटरल देना पड़ेगा। बैंक से अगर लोन लेना है तो लैंड हाउस से जो भी चीज़ कोलेटरल देना पड़ेगा। फ्रेंड से लोन लो, कोई कोलेटरल नहीं, अगर फ्रेंड सक्सेसफुल है उसको सक्सेसफुल बना दो। डॉक्यूमेंटेशन एंड रीपेमेंट मोड फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट रिक्वायर्ड पेपर्स एंड एग्री शेड्यूल मेथड्स। अच्छा एक चीज और, टर्म्स ऑफ क्रेडिट पहले तो अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका अच्छा होना चाहिए, आपके पास कोई कोलेटरल होना चाहिए जिसको रख करके आप बैंक से लोन लीजिएगा। मान लीजिए आप उसका पैसा लेके भाग गए तो इसके लिए क्या वो एक सेफ्टी मेजर्स फॉलो करता है। अच्छा लोन लेने के जो तरीके होते हैं देखिए, एक फॉर्मल सेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीबीआई लिख लो। एक होता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में सारा चीजें जो होगा बैलेंस रहेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा होता है वैसा ही होता है फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं। फॉर्मल सेक्टर में लोन का रेट, इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड केवाईसी, इनकम प्रूफ एंड क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ और क्रेडिट हिस्ट्री आपको कैसे इन सब चीजों के को लेकर के बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा।
और फॉर्मल सेक्टर में कोऑपरेटिव्स भी आता है, इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ेगा, कोलेटरल जमा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नीरव मोदी जैसा आप बिल लेकर के कंट्री का पैसा भाग जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, लेकिन इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। No regulations. Operators without licenses, tax, and labors. Laws includes street vendors and small family occasions. Informal source of credit में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, ठीक है। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी जॉब्स विथ नो कॉन्ट्रैक्ट, जॉब सिक्योरिटी और मिनिमम वेजेस करते हैं इधर। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का क्या काम होता है? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का काम होता है कि इधर देखो, जो ज्योग्राफी वाला नहीं, यहाँ पर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का काम महिलाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में मिलकर गुलाबी गैंग बनाती है। शायद एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा। और उस गुलाबी गैंग में महिलाएं औरतों को बस फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करते, उसके अलावा अगर उसके पति ने कभी जाति की हो, पकड़ के उसको कूट देती है। तो एस एच जी जो है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, saving mobilization members regularly save small amount of collective buildings capital for internal living। और 25 to 100 रुपीज के आसपास वो उसमें जमा करते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट रहता है उसको निकाल लेता है। अच्छा वाला, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर यूएसए है और यहाँ पर इंडिया है, तो किसी न किसी वे से हम एक दूसरे से कनेक्ट है। ये यूएसए हो गया और ये इंडिया हो गया, तो कनेक्ट है कैसे? इससे ईमेल भेजकर कोई चीज मंगा सकते हैं, ठीक है। मतलब फास्ट कम्युनिकेशन क्या हुआ? फास्ट हुआ। ग्लोबलाइजेशन से कंट्री जो है एक दूसरे के पास आए, और पास आने से ट्रेड रूट्स या ट्रेड ये सब जो है काफी बेनिफिट हुआ। ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में कम्युनिकेशंस, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारे फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। ये फैक्टर्स ही मेन वर्क करेंगे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रहेगी, इम्पैक्ट। एक चीज याद रखोगे कि 1999 में इंडिया में एलपीजी आया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, याद रखोगे। वो कौन कौन से फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करता है? तो फैक्टर जो है ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट, एसीजेड जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपके पास अच्छे खासे लैंड है, स्किल्ड लेबर है, आपके पास वे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, तो ब्रांचेस जनरली फॉरेन कंपनी वहीं पर खोलती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, कंट्रीज जेट्स एंड आईटी इंटरप्रेट, टेलीकॉम्स इनेबल फास्टर चीपर ग्लोबल फ्लोज टू गुड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। ट्रेड मतलब इसमें डब्ल्यूटीओ भी एक इम्पोर्टेंट काम करता है। डब्ल्यूटीओ, मान लो कोई कंट्री जो है तेज बनकर बोला कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसमें डब्ल्यूटीओ हस्तक्षेप करता है, लेकिन नॉमिनल थोड़ा सा बॉडी है, क्योंकि रियल पावर इसके पास नहीं रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज लिबरल, एलपीजी कब आया था? 1991। गवर्नमेंट लिबरल पॉलिसीज एडॉप्ट की, इससे बहुत सारी कंपनी आई और आकर के यहाँ पर अपने ब्रांचेस सेट करके यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट करेगी, यहाँ के लोगों को वेजेस प्रोवाइड कर देगी। एक बार फिर से, तो क्या क्या रहेगा? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होनी चाहिए आपकी, एससीजेड जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, एलपीजी 1991 में है। ये सारे फेवरेबल फैक्टर हैं, तो आप आसानी से मतलब इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह से हमारा वन शॉट एक कंप्लीट होता है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। 24/7 अवेलेबल है एसएसटी के एग्जाम तक बढ़िया से। उसके बाद भी रहेंगे, उसके बाद भी मतलब अलग अलग चीजें हम लोग कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए। ऑफलाइन अगर आप अवेलेबल हैं तो कोशिश करें ऑफलाइन भी आपको पढ़ा दें। बट एसएसटी में एक थोड़ा-सा आग लगा देते हैं हर साल की तरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।